हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या होता है और सिविल पुलिस क्या होती है और सिविल पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा होता है उसके क्या कार्य रहते हैं, उसकी वर्दी कैसी होती है, उसको कितना वेतन मिलता है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं उसको सरकार की तरफ से मिलती हैं और कितनी छुट्टियां उसको एक वर्ष में मिलती हैं, पोस्टिंग कहाँ होती है उसकी और प्रमोशन कितने समय में होता है और कौन सी पोस्ट मिलती है प्रमोशन के बाद। तो और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में छोटी से छोटी जो भी बातें हैं यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको उन सभी छोटी से छोटी सभी बातों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या भर्ती प्रक्रिया रहती है, कैसे आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में जो भी यूपीएसआई को लेकर तरह तरह के प्रश्न थे वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी सारी बातें बताने वाला हूं एक सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नागरिक पुलिस क्या होती है, क्योंकि आपने बहुत सारे सुने होंगे, पीएसी सुना होगा, फायर पुलिस सुनी होगी, घुड़सवार पुलिस सुनी होगी, जेल वार्डर सुना होगा, ये सारी पुलिस सुनी होगी। सिविल पुलिस नागरिक पुलिस क्या होती है, ये सबसे अलग क्यों होती है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये सिविल पुलिस के पुलिसकर्मी हैं और ये है महिला, आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है दोस्तों, वो विश्व की सबसे बड़ा एकल संगठित बल है, यानी सबसे बड़ा है। और ये पुलिस बल जो है ये पहला ऐसा पुलिस बल है जिसका अपना पुलिस कलर यानी झंडा प्राप्त है, जो कि 23 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहला पुलिस बल है जिसको ये झंडा दिया गया है। इसीलिए 23 नवंबर को जो है इसको पुलिस विभाग जो है झंडा दिवस के रूप में मनाता है। साथ ही साथ पुलिस की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक रेगुलेशन बुक है और उसके अकॉर्डिंग सारी पुलिस की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। साथ ही साथ पुलिस का अपना एक पुलिस एक्ट है जो कि 1861 में बना था और तब से अभी तक लागू है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये भी अंग्रेजों के ज़माने में बना था 1861 में और तब से लेके आज तक वही प्रचलित है। कोई भी नया रेगुलेशन अभी तक इंडिया में नहीं बनाया गया। जो अंग्रेजों के ज़माने में कार्यप्रणाली पुलिस की चल रही थी आज भी वही चल रही है, यानी ये बहुत पुराना है और इसमें सुधार होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ है। बहुत पुराना सिस्टम चलता आया, बस वही चल रहा है। साथ ही साथ सिविल पुलिस जो होती है वो थाने में पोस्टेड होती है। आपने सभी ने पुलिस स्टेशन यानी थाना देखा हुआ होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में करीब 1500 से अधिक थाने इस समय स्थापित किए हुए हैं और साथ ही साथ 2.5 लाख से अधिक लगभग जो है पुलिसकर्मी इस समय कार्यरत हैं। और इसका जो उद्देश्य है, मोटो है, वो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है मोटो है। अब चलिए जान लेते हैं इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, सिविल पुलिस के मुख्य कार्य क्या होते हैं। देखिए, सिविल पुलिस जो होती है वो उसमें क्या होता है, वो हमेशा सिविल जैसे कि सिविलियन में रहती है, यानी लोगों के बीच में रहती है। लोगों के बीच में रहते हुए उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए जो है उनके समस्याओं का समाधान करती है और जो है उनके जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करती है। साथ ही साथ उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने में काम करती है, क्योंकि जो नियम कानून है उनको फॉलो करवाती है, अपराध को रोकती है, अपराध का रोकथाम करने में का कार्य करती है, कानून का पालन करवाती है, यानी कोई भी लॉ बनता है तो उसका पालन करवाने का काम पुलिस का होता है। यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर कोई सरकार की तरफ से कोई नया कानून आता है तो उसको पालन करवाने का पुलिस का कार्य होता है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। कोई भी फंक्शन कुछ भी हो तो सारी चीज़ों में क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। साथ ही साथ अपराधों की विवेचना करना, यानी इन्वेस्टिगेशन करना। कोई भी अगर क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना भी सिविल पुलिस का कार्य है। तो ये मुख्यतः सिविल पुलिस के कार्य हैं जो सिविल पुलिस ही करती है और कोई नहीं, ठीक है। तो ये सिविल पुलिस है। अब जान लेते हैं भौगोलिक जो दृष्टि है उत्तर प्रदेश की, उसके आधार पर कुल 75 जिले हैं और जो 75 जिले हैं उनको जो है बांटा गया है
उनको बांटने के लिए 8 जोन बनाए गए हैं और उन 8 जोन के अंतर्गत जो है 18 रेंज आती हैं और 18 रेंज के अंदर जो है पूरे 75 जिले आते हैं। तो इस तरह से पूरा बांटा गया है। एक स्टेप है कि जैसे जिले में कौन मुखिया रहेगा, पुलिस अधिकारी कौन रहेगा, फिर अगर हम रेंज की बात करें तो 18 रेंज है, उसमें रेंज वाइज कोई एक मुखिया बनाया जाएगा और जो जोन होगा उसका एक अपना प्रभारी होगा। तो इस तरह से रहते हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने जोन हैं, हर जोन में कौन कौन अधिकारी, कौन से रैंक का अधिकारी पोस्टेड रहता है और किस जोन के अंदर कौन सा रेंज आता है और किस रेंज के अंदर कौन सा जिला आता है। तो आप देख सकते हैं आपका अपना जिला किस जोन में और किस रेंज में आता है वो आप देखिएगा। तो देखिए ये 8 जोन है, जिसमें पहला जोन है आगरा जोन, जिसमें आगरा रेंज आती है और अलीगढ़ रेंज आती है। यानी रेंज मतलब मंडल है ये। आगरा मंडल पूरा आता है जिसमें 4 जिले होते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, और अलीगढ़ रेंज में आते हैं अलीगढ़, एटा और हाथरस और कासगंज। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद जोन आता है। इलाहाबाद जोन में 2 रेंज आती हैं, एक इलाहाबाद रेंज और एक चित्रकूट धाम रेंज। इलाहाबाद रेंज में आता है इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, और चित्रकूट धाम रेंज में आता है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। इसके बाद अगला जोन है बरेली जोन। बरेली जोन के अंदर 2 रेंज आती हैं, एक बरेली रेंज और मुरादाबाद रेंज। ठीक है, बरेली रेंज में क्या होता है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, और मुरादाबाद रेंज में अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, तो ये आते हैं। इसके बाद अगला जोन है गोरखपुर। गोरखपुर में बस्ती रेंज आती है, देवीपाटन रेंज आती है, गोरखपुर रेंज आती है। बस्ती रेंज में आता है बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। देवीपाटन रेंज में आता है बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। उसके बाद गोरखपुर रेंज में आता है देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, ये आते हैं गोरखपुर जोन के अंदर। साथ ही साथ 5वां जो जोन है वो है कानपुर जोन। कानपुर जोन में 2 रेंज आती हैं, झांसी रेंज और कानपुर रेंज। झांसी रेंज में जालौन, झांसी, ललितपुर ये आते हैं और कानपुर रेंज में आता है औरैया, एटावा, फतेहगढ़, और उसके बाद आता है कन्नौज और कानपुर देहात और कानपुर नगर। इसके बाद अगला है लखनऊ जोन। लखनऊ जोन की बात करें तो इसमें 2 रेंज आती हैं, फैजाबाद रेंज और लखनऊ रेंज। फैजाबाद रेंज में क्या है, अंबेडकर नगर आता है, अमेठी आती है, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर। और लखनऊ रेंज में आता है हरदोई, खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। ठीक है, इसके बाद 7वां जोन है मेरठ जोन। मेरठ रेंज, बागपत, मेरठ रेंज में होता है बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ। सहारनपुर रेंज आती है मेरठ जोन के अंदर, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली ये रहते हैं। इसके बाद आखिरी जोन है वाराणसी जोन, जिसमें कि 3 रेंज आती हैं, आजमगढ़ रेंज, मिर्ज़ापुर रेंज और वाराणसी रेंज। इसमें जिले आप देख सकते हैं, आजमगढ़ रेंज में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ। मिर्ज़ापुर रेंज में आता है मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। वाराणसी रेंज में 4 जिले आते हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस रेंज में आता है, किस जोन में आता है। तो इस हिसाब से पुलिस की सारी प्रक्रिया चलती है। मान लिया उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी होते हैं, अगर वो कोई क्राइम होता है तो वो कैसे नोटिस करेंगे, वो ये देखेंगे कि कौन सा जिला है, वहाँ का कौन सा रेंज आता है और उस रेंज, वो रेंज कौन से जोन में आता है, तो ये देखा जाता है। तो दोस्तों आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपने देखा होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट देखने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस रेंज और किस जोन में आते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका और कौन से रेंज और कौन से जोन में आते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ समझ पाए हैं या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जोन, रेंज और जिला, डिस्ट्रिक्ट इनमें क्या है। देखिए जोन में जो अधिकारी होता है वो होता है आईपीएस का डीजी, एडीजी रैंक का। ठीक है, एडीजी रैंक का अधिकारी जो है जोन में रहता है। उसके बाद रेंज के अंदर कौन रहता है, वो रहते हैं डीआईजी और आईजी रेंज के अधिकारी। ठीक है, डीआईजी और आईजी रेंज के जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनको पोस्ट किया जाता है, वो लोग इसको हेड करते हैं और इसके प्रभारी होते हैं। जिले का प्रभारी आप सभी जानते हैं एसएसपी होता है, एसएसपी या एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इसका प्रभारी रहता है। ठीक है, तो जिले का रहता है एसपी, रेंज का रहता है डीआईजी, आईजी, और जोन का रहता है एडीजी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ पाए होंगे। अब जानते हैं नागरिक पुलिस में कुल कितने पद होते हैं और उनका क्या हायरार्की होती है, मतलब किस तरह से कौन सा किससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो पद होता है वो डीजीपी का होता है, उत्तर प्रदेश का एक होता है, और वो होता है डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा नीचे का पद होता है वो होता है एडीजी। तो एडीजी में एडिशनल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आईजीपी जो आईजी होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर डीआईजी यानी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस।
उसके बाद एसएसपी होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसपी होता है सुपरिटेंडेंट पुलिस। फिर उसके बाद एडिशनल एसपी होते हैं जो कि एसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर एएसपी होते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इससे नीचे का जो पद होता है वो होता है सीओ यानी डिप्टी एसपी, जिसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। और उसके बाद आता है, उसके नीचे आता है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से नीचे आता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर से नीचे एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, और उसके बाद नीचे आता है सीनियर कांस्टेबल, और सबसे नीचे आता है कांस्टेबल। तो ये पुलिस विभाग जो सिविल पुलिस है उसकी पद हैं। कौन सा पद किससे बड़ा है आप इसमें देख सकते हैं। सबसे नीचे की जो इकाई होती है वो कांस्टेबल होती है, और सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो डीजीपी होता है सिविल पुलिस के अंदर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। अब चलिए इनके वेजेस के बारे में जानते हैं कि इनके कौन कौन से वेज लगते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये कौन सा अधिकारी है। तो सबसे पहले आप उनके शोल्डर की तरफ नज़र डालिएगा, और शोल्डर पर जो भी स्टार वगैरह लगे होंगे उनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अधिकारी है। आपको क्या है, कांस्टेबल जो होगा वो सिर्फ ऐसी ही वद्दी इसमें ऊपर जो शोल्डर पर होगा उस पर कोई भी स्टार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो कांस्टेबल होता है। उसके बाद अगर वो प्रमोट होता है तो वो लांस नायक बनता है, और फिर उसके बाद 3 इस तरह से जो पट्टियां लग जाती हैं वो हो जाता है हवलदार। ठीक है, हेड कांस्टेबल बोल देते हैं। उसके बाद 1 स्टार लगता है जिसे एएसआई बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर 2 स्टार आप जानते ही होंगे सब इंस्पेक्टर होता है, दरोगा जिसे बोलते हैं। उसके बाद 3 स्टार जिसके लगे होते हैं वो इंस्पेक्टर हो जाता है। तो इनके बारे में आपको बता दूं, ये वाला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई जो होते हैं, तीनों के जो स्टार होते हैं वो पीले धातु के यानी पीतल के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये पीतल के 3 स्टार होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, ये जो पट्टी लगी होती है ब्लू और रेड कलर की, ये पट्टी लगी होती है, ये सिर्फ अराजपत्रित अधिकारी में होती है। ये ऑफिसर्स होते हैं जिनमें 3 पट्टी लगी होंगी, वो अराजपत्रित यानी रहते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर से ऊपर की जो रैंक होती है वो राजपत्रित में आ जाती है, जैसे कि डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिसे सीओ हम बोलते हैं, उसके भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन वो 3 स्टार व्हाइट कलर के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, और वो ब्लू कलर की कैप भी पहनते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है इंस्पेक्टर और सीओ के अंदर। सीओ ब्लू कलर की कैप पहनते हैं, और जो है इनके ऊपर क्या है, इनके 3 वाइट कलर के स्टार होते हैं, और जो इंस्पेक्टर होता है उसका सॉरी पीले कलर के 3 स्टार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनके यहाँ पर यूपीपी लिखा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस रहता है, इसमें भी उत्तर प्रदेश पुलिस रहता है। अब अंतर यहाँ से आता है कि इनमें क्या होता है, ये रैंक हो जाती है स्टार्ट आईपीएस से, यानी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें आईपीएस में डायरेक्ट भर्ती होती है और यहाँ से भर्ती होते हैं। ठीक है, तो आईपीएस यानी जब भी कोई आईपीएस पहली बार पोस्टेड होता है वो एएसपी, फिर उसके बाद एडिशनल एसपी बनाया जाता है उसे, यानी उसके ये अशोक स्तंभ लगता है, आईपीएस लिखा रहता है। फिर उसके बाद वो प्रमोट होके एसपी बन जाता है, यानी 1 स्टार लग जाता है। उसके साथ फिर इसी अशोक स्तंभ के साथ अगर 2 स्टार लगे होते हैं तो वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो कि एसएसपी कहलाता है। और जो बड़े बड़े जिले होते हैं उनमें एसएसपी नियुक्त किए जाते हैं, छोटे जिलों में सिर्फ एसपी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और जो एसपीआरए होते हैं, एसपी सिटी होते हैं, वो एडिशनल एसपी रहते हैं। आपने देखा होगा जो अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है सिर्फ उनके शोल्डर पर। और आईपीएस के साथ अगर 3 स्टार लगे हुए हैं तो वो एएसपी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं। उसके बाद डीआईजी, जो कि मैंने आपको बताया, डीआईजी आईजी जो होते हैं वो होते हैं आपके रेंज में पोस्टेड किए जाते हैं, और इनके जो अशोक स्तंभ के साथ इनके शोल्डर पर 3 स्टार लगे रहते हैं। और उसके बाद आईजी जो होते हैं उनमें ये स्वर्ण, तलवार और डंडा जो लगा होता है उसके ऊपर 1 स्टार होता है। इसके बाद डीजीपी जो होते हैं, एडीजीपी होते हैं और एसडीजीपी होते हैं, यानी स्पेशल डीजीपी होते हैं। इन सभी के शोल्डर पर आप देखेंगे एक अशोक स्तंभ, एक ये डंडा रहता है, और ये एक स्वर्ण यानी तलवार रहती है, और ये आईपीएस लिखा होता है। तो ये इनके शोल्डर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये पुलिस का कौन सी रैंक का अधिकारी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश जो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस होता है, यानी नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर होता है
वो क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में जानने की बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छा है। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस और पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर एफएसएसओ की वैकेंसी निकली है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके बारे में जानने की बहुत सारे लोगों की प्रबल इच्छा है। तो उसके बारे में मैं आपको इसमें डिटेल्ड में बताऊंगा, हर छोटी से छोटी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब चलिए बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या वर्क्स होते हैं। तो देखिए सिविल पुलिस का जो सारा काम होता है वो उत्तर प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर होता है वही उसका भी काम होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, हर एक पुलिस अधिकारी का वही कार्य है, बस उनके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। सब इंस्पेक्टर एक नीचे से सबसे छोटा ऑफिसर होता है जो क्षेत्र को देखता है, उसको एक छोटा छोटा सा क्षेत्र दिया जाता है। अगर वो एसओ बन जाता है, मतलब थाने का इंचार्ज होता है, तो उसके पास पूरा थाने का क्षेत्र होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीओ, तो सीओ के अंडर में 3 से 4 थाने आते हैं, यानी वो 3-4 थाने के क्षेत्र का मालिक एक तरह से कह सकते हैं, देख रेख करता है। एसएसपी जो होता है, एसपी होता है, पूरे जिले की व्यवस्था देखता है। लेकिन सबके कार्य यही होते हैं जो दरोगा के होते हैं, यानी दरोगा का कार्य होता है अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाना, यही एसएसपी का होता है, यही सीओ का होता है, लेकिन उनका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो दरोगा का काम कानून व्यवस्था बनाना क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जिस भी थाने में पोस्टेड है या जो भी उसको हल्का मिला हुआ है उसमें अपने कानून व्यवस्था बनाना रखना। उसके बाद जो है अपराध की रोकथाम करना, कोई भी क्राइम होने की आशंका है तो उस पर जो है पाबंदी लगाना और उस पर देखरेख करना, निगरानी रखना, उसको रोकना, ये सारे काम रहते हैं। साथ ही साथ जो भी अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? दरोगा करता है, क्योंकि उसके क्षेत्र में अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसकी विवेचना वही करेगा, कोई अन्य क्षेत्र का या अन्य थाने का दरोगा नहीं करता। तो ये इसकी पावर रहती है, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखना, क्षेत्र में कोई भी दंगा, कोई लड़ाई, इस तरह की कोई भी घटना ना हो, कोई तीज त्योहार पर कोई भी ऐसी घटना ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, ये सारे काम होते हैं उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस के दरोगा के। साथ ही साथ क्षेत्र में कानून का पालन करवाना, अगर कोई नया कानून आता है, जैसे सीए का आपने देखा, किसान आंदोलन वगैरह जैसे चल रहा है, तो किसान इस तरह की जो भी नए कानून आते हैं तो पुलिस का काम होता है उसको पालन कराना, सरकार के जो भी कानून हैं उनको पालन कराना। ठीक है, सरकार के द्वारा दिए हुए निर्देशों पर ये कार्य करती है और जो भी ऊपर से निर्देश मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कार्य करना पड़ता है। तो ये सिविल पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उसका कार्य रहता है। बहुत तरह के कार्य होते हैं, इसीलिए ये विभाग, ये जो सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है इसके पास सबसे ज़्यादा कार्य रहता है, क्योंकि उसे लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है और बहुत सारे लिखा पढ़ी के काम होते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। जैसे किसी की जॉब लगती है तो वेरिफिकेशन होता है, वो भी सब इंस्पेक्टर करता है। किसी का कोई हथियार वगैरह, किसी का लाइसेंस बनता है किसी भी तरह का, तो उसका वेरिफिकेशन, किराएदार या रेंट पे कोई भी रहता है उसका वेरिफिकेशन, बहुत तरह के वेरिफिकेशन होते हैं, वो भी दरोगा के काम होते हैं। तरह तरह के कोई भी मर्डर हो जाता है उसका पोस्टमार्टम करना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा को करनी पड़ती हैं। तो ये तरह तरह के बहुत सारे कार्य रहते हैं। अब जान लेते हैं वर्दी। तो सब इंस्पेक्टर की वर्दी कैसी होती है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे वर्दी में ये पूरा पोशाक रहती है और इसमें होता क्या है, नीचे बूट होते हैं पैरों में, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर बेल्ट में ये बेल्ट होती है कमर में, उसके बाद यहाँ पर ये कैप रहती है, इसको पीक कैप बोलते हैं। एक दूसरे टाइप की कैप होती है वो भी आप पहन सकते हैं, वैलेट कैप बोलते हैं इसको, और ये पीक कैप होती है। ये पीक कैप जो होती है सिर्फ सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के सारे अधिकारियों के लिए अलाउ होती है, यानी इससे नीचे के अगर कोई अधिकारी ये पहनता है तो वो मतलब वो नहीं पहनता। ठीक है, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी पहनते हैं, उनके लिए अलाउ होती है। साथ ही साथ ये स्टार होते हैं, कंधे पे 2 स्टार लगते हैं, यूपीपी यहाँ लिखा होता है, ये वेज लगा होता है, यहाँ नेम प्लेट होती है और ये डोरी होती है। ठीक है, इसमें अंदर विसिल होती है, सीटी होती है। तो इस तरह से पूरी पोशाक रहती है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शोल्डर इस तरह से होते हैं, वेजेस वगैरह। ठीक है, और पिस्टल मिलती है, उसके साथ यहाँ पर यूपीपी लिखा होता है, शोल्डर पे 2 स्टार होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये 2 बैजेस होते हैं और इस तरह से ये बेल्ट वगैरह रहती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस का जो है मोनोग्राम लगा होता है, तो ये सब रहता है।
अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस है उसका वेतन क्या होता है। तो देखिए वेतन क्या है उसका, जो ग्रेड पे होता है वो 4200 का ग्रेड पे होता है, 4200 रुपये का ग्रेड पे रहता है, जिसमें सैलरी का हिसाब होता है कि 35,400 की सैलरी होती है। और डीए की अगर हम बात करें तो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता ऐड हो जाता है, तो ये उसका वेतन रहता है। अब वेतन वेरी करता है सिटी बाई सिटी, क्योंकि और आपको कितने भत्ते मिल रहे हैं तो भत्ते पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेतन आपका बेसिक यही रहता है, 35,400 आपका बेसिक पे है, और उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस यानी उस समय आपका महंगाई भत्ता क्या का रेट क्या चल रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इस तरह के भत्ते मिलते हैं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, एचआरए मिलता है यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और व्हीकल अलाउंस। तो ये और भी कुछ तरह के अलाउंस मिलते हैं जिसके हिसाब से आपका सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कितनी सैलरी सब इंस्पेक्टर को मिलती है। तो देखिए बेसिक सैलरी 35,400 होती है। डीएनएस अलाउंस जो डीए होता है वो लगभग, अगर मैं आपको बताऊं, 21% अगर है तो इसका 21% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 7,434 रुपये। अब ये डीए आ गया। पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है आपको 112 रुपये समथिंग। वाहन भत्ता 1,000 रुपये। उसके बाद वर्दी धुलाई भत्ता 188 रुपये। फिर क्या होता है, मकान का किराया। अब मकान का एचआरए जिसे बोलते हैं कि रेंट का अलाउंस मिलता है, वो 3 कैटेगरी रहती हैं कि आपकी जो सिटी है, आपकी जहाँ पोस्टिंग है वो कौन सी ग्रेड में आती है आपकी सिटी। तो 3 तरह की सिटी डिसाइड की गई हैं। पहली है टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में मिलता है 6,300 रुपये। जैसे कि बहुत बहुत बड़ी सिटी आती हैं, लखनऊ जैसी सिटी या कानपुर, लखनऊ कानपुर और नोएडा, गाजियाबाद, ये सब ए में आती हैं। उसके बाद टाइप बी में आपके छोटी सिटी रह सकती हैं, शाहजहाँपुर, बरेली, इस तरह से। और इस तरह उसके बाद थर्ड में आती है जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो, ठीक है। तो 2,100 रुपये इसमें मिलते हैं। इस तरह से अगर टोटल सैलरी देखें तो टाइप ए सिटी में आपकी सैलरी बनती है 51,522 रुपये। टाइप बी में बनती है 48,372 रुपये। और टाइप सी में बनती है 47,322 रुपये। तो ये आपकी सैलरी बनती है। अब क्या होता है, बहुत सारे के भत्ते होते हैं जो इसमें ऐड हो जाते हैं। जितने भत्ते मिल जाते हैं उतनी थोड़ी सैलरी और एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे वर्दी धुलाई भत्ता अभी आपको मैंने बताया, वॉशिंग अलाउंस 188 रुपये रहता है, पौष्टिक आहार भत्ता 1,200 रुपये रहता है, और वाहन अलाउंस रहता है 1,000 रुपये, मकान भत्ता रहता है यानी एचआरए 6300 या 3,150 रुपये या फिर 2,100 रुपये मकान भत्ता एचआरए रहता है सिटी ग्रेड के हिसाब से। साथ ही साथ टीए रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रेंज में, उस तरह से मिलता है। थर्ड एसी का आपको जो है पेमेंट मिलता है, जो भी अगर आप कहीं ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो। और बाकी जितना आपका रहने खाने का वो सारा डेली अलाउंस वगैरह आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप किसी काम से अगर आपको मुंबई जाना पड़ा या गुजरात जाना पड़ा तो वो जो भी खर्चा आएगा वो आपको मिलता है। तो ये सारा इसके भत्ते रहते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग किसी महीने में हो सकता है आपकी सैलरी ज़्यादा भी आती है, ठीक है। तो वो कुछ खास नहीं है क्योंकि उतना ही आपका खर्च भी हो जाता है, और वो आपको सरकारी काम से अगर आप जाते हैं तो वो आपको मिलता है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो होता है वो अपनी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए उसके पास एक पिस्टल रहती है, 9mm ब्राउनिंग पिस्टल होती है, ठीक है। और अब तो नए तरह की ग्लॉक पिस्टल आ गई है, वो रहती है। तो ये पिस्टल रहती है। और इसके बाद जो है सरकारी आवास मिलता है। अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, मतलब क्या होता है, या तो आपको अलग से रुपए दे दिया जाता है जिससे कि आप रेंट पे कहीं रह सकते हैं, या फिर आपको सरकारी आवास मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। सरकारी आवास में क्या है, आपका 3 रूम सेट रहता है, मतलब वही 2 BHK का मिलता है, ठीक है। 2 बेडरूम और जो है किचन बाथरूम रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, सरकारी वाहन भी मिलता है। अब ये क्या है, पोस्ट पर, जैसे सब इंस्पेक्टर रहते हुए आप अगर किसी थाने के इंचार्ज बन जाते हैं तो वहाँ पर आपको थाने में आपको सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी वाहन, मतलब वो थाने की जो गाड़ी होती है वो आपके लिए रहती है। साथ ही साथ आपको एक ड्राइवर साथ में अपने, और हमराही आपके काम करने के लिए फॉलोअर वगैरह सारे कुछ रहते हैं। वो पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी पोस्ट है, ठीक है। कैंटीन की व्यवस्था भी रहती है,
ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ज़िलों में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ ज़िलों में सिर्फ नाम की ही है, लेकिन है कैंटीन की भी व्यवस्था पुलिस के अंदर रहती है। और उसके बाद सेवा काल में अगर कोई भी डेथ हो जाती है किसी पुलिसकर्मी की, तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको नौकरी भी मिलती है, साथ ही साथ कुछ फंड मिलता है। अगर नॉर्मली ऐसे ही तो 20 लाख का समथिंग मिलता है। अगर ऑन ड्यूटी किसी भी वजह से मतलब ड्यूटी करते हुए होता है तो उसमें ज़्यादा मिलता है, शायद 40 लाख या उससे ज़्यादा रुपए रहता है। तो इस तरह का अन्य फैसिलिटीज़ हैं यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वीकृत छुट्टियाँ कितनी होती हैं। मतलब देखिए, छुट्टियाँ क्या है, काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। कितने प्रकार की हैं वो भी आप देख रहे होंगे, और मिलती कितनी है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर क्षेत्र में होंगे और सिविल पुलिस का में हैं तो आप समझ सकते हैं कितने सारे आपके पास कार्य होते हैं, और वो सारे कार्य में आपको छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो वास्तव में हैं रजिस्टर्ड छुट्टी हैं वो आप देखिए वो कितनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह की छुट्टियां हैं। पहली आकस्मिक अवकाश है, चिकित्सा अवकाश है, अर्जित और उपार्जित अवकाश है यानी ईएल है, और अध्ययन स्टडी लीव है, विकलांगता अवकाश है, प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए मिलता है, निजी कार्य पर अर्धवेतन पर अवकाश मिलता है, असाधारण अवकाश मिलता है, और राजश्रीकृत अवकाश मिलता है। तो इतने प्रकार के अवकाश आपको मिलते हैं। चलिए इनको डिटेल में। पहला है आकस्मिक अवकाश। तो ये 30 दिनों का रहता है पूरे वर्ष में 30 दिन का अवकाश आपको मिलता है। आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव यानी सीएल, ये जो होती हैं वो आप प्रत्येक छमाही पे 15 दिन से अधिक नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आप शुरू के 6 महीने में ही आपने पूरी 30 की 30 खर्च कर ली, तो आपको शुरू के 6 महीने में 15 रहती हैं, उसके बाद 15 जो बची आखिर के 6 महीने में रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ले सकते हैं। और ये जो लीव्स होती हैं वो आपकी किसी भी तरह से ऐड नहीं होती, मतलब आपकी जुड़ती नहीं है। अगर साल में 30 छुट्टियां हैं और अगर आप वो नहीं ले पाए तो वो आपकी लैप्स हो जाती हैं, उनका वो बेकार हो जाती हैं। ठीक है, फिर अगली साल आपको 30 मिलेंगी। तो ये कैजुअल लीव रहती हैं, एक साल में 30 छुट्टियां आपकी रहती हैं। देखिए, अब सब इंस्पेक्टर को काम इतना रहता है कि कभी कभी तो ये 30 छुट्टियां जो है आपकी पूरी भी नहीं हो पाती, तो ये रहता है। तो 30 छुट्टियां आपको कैजुअल लीव मिलती हैं। उसके बाद मेडिकल लीव होती हैं जो 12 माह के पूरे वेतन पर मिलती हैं आपको। होता क्या है, पूरा सेवा काल आपका जो रहता है, सर्विस पीरियड रहता है, उसमें कुल 12 महीने यानी 365 दिन तक आप जो है मेडिकल पर रह सकते हैं, पूरे सर्विस काल में पूरे वेतन पर, यानी उस दौरान आपको पूरा वेतन भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगले 6 महीने तक अगर आप रहते हैं तो उसको आपको आधा वेतन मिलेगा और मेडिकल पर रह सकते हैं। ठीक है, तो इतना रहता है। उसके बाद अर्नड लीव होती हैं आपकी, अर्जित अवकाश जिसे बोलते हैं। ये पूरे वर्ष में आपको 31 मिलती हैं, जिनमें 1 जनवरी से को आपको 16 दिन 16 दिन की मिलती है, और फिर उसके बाद 15 दिन की मिलती है 1 जुलाई से। यानी वही है, प्रत्येक पहले छमाही में आपको 16 दिन मिलेंगे जो आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगली जुलाई से लेके दिसंबर के बीच क्या होगा, 15 छुट्टियां आपको रहती हैं कि आप इनको खर्च कर सकते हैं। ये आपकी अर्नड लीव होती हैं, यानी अर्जित की हुई, यानी इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हो सकता है आपने पूरी साल अपनी 31 छुट्टियां नहीं ली तो ये आपकी ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से जो है लगातार आपको जो है 300 छुट्टियां आप इकट्ठी कर लेंगे तो आपको इनका वेतन भी मिल जाता है, इनका रुपए भी आपको मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या रहता है, आपको पूरे सेवा काल में 24 माह के अर्धवेतन पर आपको जो है स्टडी लीव मिल जाती है। 24 माह समझ रहे हैं, 2 साल का, 2 साल मिलता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल का मिलेगा। एक एक करके आपको 2 साल के लिए कुल स्टडी लीव मिल सकती है। और देखिए, मिलना आसान नहीं है, ये सब होती हैं कागजों पर हैं कि स्टडी लीव होती है, लेकिन सिविल पुलिस में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको 2 साल की रहती है, जिसमें कि आपका जो सर्विस का पीरियड है वो 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टार्टिंग में, और जो आपका रिटायरमेंट है उससे 3 साल पहले आप ये स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो परमिशन है वो आपके ज़िले के एसएसपी महोदय हैं, और ऊपर से जो भी अधिकारी होते हैं, डीआईजी आईजी, वो लोग इसको अप्रूव करते हैं। तो ये अप्रूव होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो स्टडी लीव भी आपके लिए रहती है। उसके बाद विशेष विकलांगता अवकाश भी रहता है आपके लिए। इसमें 24 माह का रहता है, जिसमें पहले 6 माह में आपको पूरा वेतन मिलेगा और ड्यूटी पर आप माने जाते हैं। उसके बाद 119 दिन तक आपको पूर्ण वेतन पर रहेंगे, लेकिन अवकाश काउंट होगा आपके। उसके बाद 14 माह 1 दिन आपका जो है अर्ध वेतन पर आप छुट्टी पर रह सकते हैं। तो ये विकलांगता का अवकाश है, यानी आप अगर पैरालाइज वगैरह हो जाते हैं या उस समय कोई भी दिक्कत हो जाती है तो ये आपको अवकाश मिल जाता है। अब रहता है महिलाओं के लिए अवकाश। जैसे महिलाओं के लिए क्या रहता है, इनके लिए प्रसूति अवकाश रहता है। और प्रसूति अवकाश में क्या होता है, 2 बच्चे होना चाहिए और 2 बच्चों में 6 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है,
180 दिन का आपको प्रसूति अवकाश मिलता है, यानी 6 महीने का मिलता है, और 2 बच्चों के लिए मिलता है। तीसरे बच्चे के लिए आपको कोई अवकाश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 बच्चों के लिए आपको 180 दिन का टोटल अवकाश मिलता है, यानी 3-3 महीने का आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। उसके बाद आपका रहता है चाइल्ड केयर लीव मिलती है। चाइल्ड केयर के लिए आपको 730 दिनों का जो है लीव मिलती है, यानी बच्चा जो है 18 वर्ष से जब तक नहीं हो जाता उस तक आप जो है जो है उनके केयर के लिए लीव ले सकते हैं। और ये जो लीव है वो एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार मिल जाती है, यानी एक साल में 3 बार मिलती है, और एक बार में कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेना होता है। तो मिनिमम 15 दिन की करके आप छुट्टी 3 बार एक साल में 15-45 आप छुट्टियां ले सकते हैं, और 18 वर्ष की उम्र से पहले। ये नहीं कि बच्चा 19 साल का हो गया अब आप लीव ले रहे हैं चाइल्ड केयर, तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद एमटीपी लीव रहती है। इसमें क्या होता है, गर्भ समापन के अवकाश के समय या चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आपको 6 हफ्ते तक पूरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार कितनी भी बार आपको जो है लीव मिल सकती है। तो ये रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला है निजी कार्य पर अर्धवेतन पर अवकाश। अगर क्या होता है, कोई स्थायी कर्मी को अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिन का आधे वेतन पर जो है वो अवकाश ले सकता है। अर्जित अवकाश की तरह ही ये 16 और 15 दिन के हिसाब से खाते में जमा होता है, और ये अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पूरा 365 दिन तक रहता है, ठीक है। असाधारण अवकाश होता है, ये बिना वेतन का अवकाश होता है। ये अगर हम लेते हैं, इसका बिना वेतन का मतलब अगले 5 वर्ष तक ये दे रहता है, यानी 5 वर्ष तक अगर आप चाहें तो सेवा काल से गैप ले सकते हैं, आप 5 साल की छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। ये शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद राजीकृत अवकाश होता है। ये रहता है एक अध्ययन स्टडी लीव की तरह होता है, लेकिन ये हायर लेवल की स्टडी के लिए होता है, शोध वगैरह आप करने जाते हैं। तो ये क्या है, विशेष रूप से जो आईपीएस वगैरह होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लोग इसको अलाउ कराते हैं, और वो भारत में या भारत से बाहर पढ़ने या किसी भी चीज़ पे रिसर्च करने जाते हैं, जो कि आके सेवा में उसका योगदान रहेगा। तो जैसे बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो क्षेत्र में जिसको जानने के लिए जाना होता है, तो इस तरह की लीव मिलती है। जनरली सब इंस्पेक्टर वगैरह में ये सब लीव मिलना पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये 45 दिन की लीव रहती है भारत के अंदर, और भारत के बाहर 90 दिन की। तो इस तरह की इतने 9 तरह की जो लीव हैं वो रहती हैं। अब क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे बड़ा सवाल है दरोगा की जो पोस्टिंग है वो कहाँ होती है। तो देखिए, इसके लिए जो शासन का नियम बना हुआ है वो नियम ये है कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी सब इंस्पेक्टर है, अगर उसका खुद का होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको छोड़ के उसके आस पड़ोस के, उसको तो छोड़ना ही है, उस होम डिस्ट्रिक्ट जो जिस रेंज में आता है वो पूरी रेंज में वो कहीं भी पोस्टेड नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो अपने ज़िले में नहीं हो सकता, अपनी रेंज में नहीं हो सकता, अपने रेंज के पड़ोस में भी नहीं हो सकता, ठीक है। पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया लिखने को कि वो अपनी रेंज में पोस्टेड नहीं हो सकता, अपने ज़िले के बॉर्डर पर भी पोस्टेड नहीं हो सकता, यानी बॉर्डर में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पर भी आप पोस्टेड नहीं हो सकते। तो ये पोस्टिंग से रिलेटेड सवाल है। अब जान लेते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें की जो एडवांटेज रहते हैं। मतलब अगर आप सिविल पुलिस में आते हैं तो कुछ पुलिस की अदर विंग्स हैं, उसमें भी आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जैसे कौन कौन सी ऐसी विंग्स हैं जिसमें यूपी पुलिस से जो सब इंस्पेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो वो रहता है जैसे एसटीएफ होता है, स्पेशल टास्क फोर्स होती है, वहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर होते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। उसका काम होता है स्पेशल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इस तरह के काम रहते हैं। एटीएस होता है, एंटी टेरर स्क्वाड, यानी जो आतंकवादी संगठन वगैरह होते हैं उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाए जाते हैं, वो एटीएस चलाता है। बड़े बड़े लेवल के इस ऑपरेशनल जो है होते हैं ऑपरेशन। क्राइम ब्रांच में आप जा सकते हैं। उसके बाद एलआईयू होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लोकल की खबरें निकालता है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, कोई दंगा तो नहीं होने वाला है, या किस तरह की कौन सी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आप चले जाते हैं। और विजिलेंस होता है। उसके बाद निगरानी रखने का काम होता है। पुलिस हेडक्वार्टर में आप पोस्टिंग करा सकते हैं, वहाँ ऑफिस का एक तरह से पोस्टिंग रहती है आपकी। एक ऑफिशियल टाइम रहता है कि इतने बजे जाके और शाम को आपको इस टाइम लौटाना है। ऑफिस में काम रहता है। जीआरपी में जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है, आपने देखा होगा, वहाँ पर भी एक थाना होता है, वो थाने पर आप पोस्टेड हो सकते हैं। और वहाँ पर होता है क्या है, रेलवे के अंदर, रेल की ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर जो भी जितनी भी तरह के क्राइम होते हैं, चोरी डकैती लूट या मर्डर जो भी होते हैं, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करना वो जीआरपी पुलिस का काम होता है, ठीक है। वो भी यहीं से ही जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर यहाँ पोस्टेड किए जाओगे आप, फिर उसके बाद आपको वहाँ भी भेजा जा सकता है, या आप अपनी स्वेच्छा से वहाँ जा सकते हैं।
उसके बाद रहता है ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी आपकी पोस्टिंग की जाती है। वहाँ पर क्या होता है, आपको वहाँ टीचिंग करानी होती है, मतलब जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको पढ़ाना होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और आपको जो भी अच्छे लगते हैं वो वहाँ पर जाके उनको पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर इसका एडवांटेज ये रहता है कि बहुत ही आराम की नौकरी होती है। आपको वर्दी पहन के जाना होता है, सिर्फ आपको वर्दी चाहें तो नहीं भी पहन सकते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी विशेष ओकेज़न पर ही आप वर्दी पहन सकते हैं। और उसके बाद आपको वहाँ पर 2 से 3 पीरियड लेने होते हैं, 2 घंटे पढ़ाना होता है। बाकी उसके बाद आपको वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलता है, 30% 20% आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है सैलरी का, ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड होने का। साथ ही साथ विद्युत विभाग में जा सकते हैं। हैडल विभाग होता है जहाँ पर वसूली वगैरह का काम होता है, तो पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर रहता है। भ्रष्टाचार निरोधक दल होता है जहाँ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये पुलिस का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ आप जाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए रहता है। अब जान लेते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है, अगर आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं तो आप किस किस लेवल के प्रमोशन आपके हो सकते हैं। तो देखिए प्रमोशन क्या है, पहला प्रमोशन आपका होता है सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनते हैं, जहाँ आपके शोल्डर पर 3 स्टार लगाए जाते हैं पीले धातु के, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर से प्रमोशन होता है सीओ या एसपी का, डिप्टी एसपी बनते हैं आप, और फिर उसके बाद एएसपी। देखिए जनरली क्या होता है, एक सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होता है वो अभी तक सीओ तक ही रिटायर हो जाता है। लेकिन पहले प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन आज के टाइम में वर्तमान समय में बहुत आसानी से प्रमोशन हो रहे हैं। और मौजूदा समय में 10 वर्ष में प्रमोशन जो है पहला प्रमोशन हो जाता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और हो सकता है अगर इसी प्रक्रिया के हिसाब से 7 या 8 साल में आपका पहला प्रमोशन यहाँ पर होने लगे और इंस्पेक्टर, और उसके बाद समथिंग 8-10 या 10 साल 12 साल बाद आप डिप्टी एसपी सीओ बन जाएंगे, और सीओ के बाद हो सकता है एसपी तक भी जाएं, तो एएसपी तक। तो ये प्रमोशन के रहते हैं, इससे ऊपर आपका नहीं हो पाता, तब तक आपका सर्विस पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है। ये उनके लिए है अगर कोई कैंडिडेट जो है 23 साल पे फॉर्म अप्लाई करता है, यानी 25-26 साल पे अगर वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसके पास 35 साल, अगर 25 साल पे बनता है तो 60 साल पे रिटायर होता है, तो यानी 35 साल उसको सर्विस पीरियड मिल जाता है, और 35 साल में वो है डिप्टी एसपी या एएसपी तक पहुंच सकता है। तो ये वर्तमान स्थितियों को देखते हुए है। जनरली क्या होता है, सीओ पर ही मोस्टली जितने भी सब इंस्पेक्टर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोशन का प्रक्रिया है। अब जान लेते हैं कि दरोगा में, अगर आप दरोगा भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे आप दरोगा बन सकते हैं। तो ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए एक परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, जिसमें 3 तरह की वैकेंसी रहती हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएससी, और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर यानी एफएसएसओ जो होते हैं, उनके लिए एक से भर्ती परीक्षा कराई जाती है, और समय समय पर उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं। तत्काल सेवा नियमावली के अनुसार उसकी भर्ती कराई जाती है। जैसे कि हाल ही में अभी भर्ती जो निकली हुई है उसमें जो सेवा नियमावली 2015 है उसके आधार पर उसकी जो है भर्ती होनी है। तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए उसमें क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, जिसमें कि 4 सेक्शन है आपके। हिंदी का 100 अंकों का, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंकों का, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 नंबर, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 नंबर की, यानी ओवरऑल 400 नंबर का आपका पूरा पेपर रहने वाला है, जिसमें कि आपको 35% हर सेक्शन में लाने हैं। 35% का मतलब आपको 14 प्रश्न लगभग सही करने हैं। साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसमें नंबर कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। अगर आप 35% सब में ले आएंगे यानी क्वालिफाई कर जाएंगे, और ओवरऑल अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आप फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप 35% लाते हैं और आपको पास कर दिया जाएगा, और आपको अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीबीपीएसटी के लिए कॉल किया जाएगा। उसमें क्या होगा, अभिलेखों की संवीक्षा में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, मूल निवास होगा, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा होगी। उसमें क्या होगा, आपके सारे मानक चेक किए जाएंगे। जैसे कि महिलाओं की बात करें तो उसमें ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि एससी जनरल और ओबीसी की महिलाओं के लिए है। साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं एसटी की, उनमें 147 सेंटीमीटर रहती है। इनका न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम से होना चाहिए, यानी 40 किलोग्राम से ऊपर ही होना चाहिए।
इसके बाद पुरुषों के लिए ऊंचाई चेक होती है, चेस्ट सीना चेक होता है। तो ऊंचाई में क्या है, जनरल और ओबीसी और एससी की जो पुरुष हैं यानी मेल कैंडिडेट हैं उनका 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम है वो 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीना की बात करें तो एससी एसटी जनरल ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जिसके साथ 84 मिनिमम फुलाने के बाद होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 77 5 का फुलाव के बाद 82 जो है मिनिमम फुलाने के बाद होना चाहिए। तो ये मिनिमम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा स्टेज होता है, अगर आप डीबीपीएसटी में जो है पास हो जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी रनिंग होती है। रनिंग में क्या रहता है, पुरुष कैंडिडेट यानी मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर जो है 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और महिलाओं के लिए 16 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर जो है की रनिंग करनी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं उनका रिजल्ट उसी दिन शाम को बता दिया जाता है, और उनको जो है फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किया जाता है। अब क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट पास हो गए, मान लिया वैकेंसी है हमारे पास 9,000 और कैंडिडेट पास हो गए 50,000, तो अब क्या है 50,000 तो लिए नहीं जा सकते, तो वहाँ पर क्या होता है सबकी अंतिम श्रेष्ठता सूची लगती है, और जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनमें से टॉप के 900 जो 9,000 वैकेंसी है तो 9,000 कैंडिडेट या फिर आरक्षण वार जो भी लिस्ट लगती है, एक सूची लगती है, वो फाइनल मेरिट और रिजल्ट होती है आपकी, ठीक है। उसमें अगर सूची में आपका नाम आ जाता है तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, और सिलेक्ट के बाद आपको सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिलेक्ट हैं मेरिट लिस्ट में और आप मेडिकल में पास नहीं हो पाते तो आपको वहाँ से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, आपका चिकित्सा परीक्षा मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें आपके स्पेशली जो है हाइट और चेस्ट और वेट चेक होता है, जो कि आपका पीएचडी के दौरान चेक हुआ था। फिर आपका आइज़ चेक होती है, आइज़ में आपका विजन टेस्ट होगा, आपकी आंखें चेक की जाएंगी कि आपको दिख रहा है। कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है। ईयर्स, कान की साफ सफाई देखी जाती है, कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान में सुनाई आ रहा है नहीं आ रहा है ये देखा जाता है। नोक नी चेक होती है, आपके पंजों को मिला के इस तरह से नीचे से एड़ी को मिला के खड़ा किया जाता है तो पता चल जाता है कहीं आपके जो घुटने हैं आपस में मिल तो नहीं रहे। फ्लैट फीट चेक किया जाता है कि आपके पैर जो है सपाट तो नहीं है। बाकी भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं फिजिकली जो आपको देखी जाती हैं, और कभी कभी स्पेशली नहीं दी जाती देखी जाती हैं, बस सिर्फ एक नज़र आप पे देख ली जाती हैं, जैसे किसी के कहीं टैटू वगैरह तो नहीं है या कोई बेंस वगैरह तो नहीं है, मतलब जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम, कभी कोई एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें, हाथ वगैरह टेढ़े तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देख ली जाती हैं। तो ये मेडिकल रहता है। मेडिकल में पास होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, और अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रारंभिक जो प्रशिक्षण होता है इन्फेंट्री ट्रेनिंग, उसके लिए भेज दिया जाता है। 1 वर्ष का पूरा ट्रेनिंग रहता है। इसके दौरान अभी तक तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता था, लेकिन उम्मीद है अब जो है एक आपका जो बेसिक सैलरी है 35,400 प्लस डीए आपका जो भी रहेगा वो आपको 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान मिलती है। इस दौरान आपको तरह तरह की जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ट्रेनिंग से रिगार्डेड में वीडियो मैंने आपको बनाई हुई है। अगर आप ट्रेनिंग जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, कौन सी जंगल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग और जो आपकी फील्ड ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा ट्रेनिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, इस तरह से आपकी ट्रेनिंग रहती है, और ट्रेनिंग के बाद जो है पासिंग आउट परेड होती है। ये एक तरह की सेरेमनी होती है, पासिंग आउट सेरेमनी, और उसके बाद आपको जो है फील्ड में यानी क्षेत्र में जो है नियुक्त कर दिया जाता है, थाने पर पोस्टेड कर दिया जाता है। थाने में आप 1 साल तक अंडर ट्रेनिंग रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उसके बाद जो है आपकी परमानेंट कर दिया जाता है और आप जो है कार्यरत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है सब इंस्पेक्टर बनने की, कि सब इंस्पेक्टर कैसे भी बनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरा मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल्ड में बताया। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई जो आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आगे और भी इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए,
और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सारे सोशल हैंडल्स हैं, इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। इनका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।